नीतीश कुमार अब बगावत करने के मूड में। उन्होंने अपने तेवर बदल दिए हैं और वक्फ बोर्ड बिल पर किस तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के विधायक शपथ नहीं लेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पूरे देश में इस बात का पता चल गया है कि ईवीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है और महाराष्ट्र में अगर सरकार बनी, जनता ने वोट दिया तो जश्न होना चाहिए था, मातम क्यों है। ये दो बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में नीतीश कुमार बड़ा गेम कर रहे हैं। सोचिए, नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा हिंदू मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड बिल का मामला फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी के 3 सहयोगी जिनके दम पर ये सरकार चल रही है वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तीनों का वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है और इस बात को नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी ने तो लगभग बगावत कर दी है। बिहार में उनके तमाम विधायक और मंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। बीच में भी कुछ बवाल हुआ था तो बलियाबी को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। नीतीश कुमार को पता है कि अगर उनको सरवाइव करना है, उनकी पार्टी को सरवाइव करना है तो मुस्लिम वोटों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से बीजेपी में रहने के बावजूद भी मुसलमानों के वोट लेते रहे हैं। एक दौर याद होगा जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल कर दी थी और कहा गया था कि नीतीश कुमार ने खाना परोसकर थाली छीन लिया। यही नहीं, एक बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जो गुजरात सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद राहत कोष दिया था उसको भी लौटा दिया था। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का स्वागत उन्होंने कभी नहीं किया जब वो मुख्यमंत्री थे। रामविलास पासवान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था गोधरा कांड के बाद, ये भी सबको पता है। तो आप इस तरह से देखें तो 3 जो दल हैं, खासकर चिराग पासवान की पार्टी, वो भी प्रो मुस्लिम दल है। वो मुसलमानों के खिलाफ दिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका भी वोट बैंक है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू तो पूरी तरह से मुस्लिम वोटों पर निर्भर हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटों की संख्या शानदार है और जगन मोहन रेड्डी एक बड़ी हार के लिए इसलिए मजबूर हुए। बड़ी हार इसलिए मिली क्योंकि बीजेपी की नज़दीकियों ने उनका भट्ठा बैठा दिया था। लगातार बीजेपी से नज़दीकी, हर बिल पर बीजेपी का समर्थन करना, ये बात लोगों को रास नहीं आया और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट जैसे ही हटा बीजेपी से, जगन मोहन रेड्डी से बीजेपी से करीबी के कारण, वैसे ही धाराशायी हो गए। तो चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को जानते हैं और इसीलिए वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो संसदीय समिति के पास है। अब तो नीतीश कुमार के विधायकों ने बाकायदा बोलना शुरू कर दिया। उनके अंदर दबे कुचे बोलने लगे हैं उनके सांसद कि कैसे चलेगा, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। इसका मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा गेम हो सकता है, कुछ बड़ा खेल हो सकता है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चिराग पासवान ने भी अपनी अकड़ दिखाई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था SC/ST फैब्रिक जो बंटवारे का, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद कुछ उनके पीछे लोग पड़ गए और मामला हाईकोर्ट चला गया। तो क्या चिराग पासवान पर दबाव बनाया जा रहा है? लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मंझे हुए खिलाड़ी हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के हाल ही के दिनों में जिस तरह से दोस्ती सामने आई है, उससे भी साफ है कि नीतीश कुमार एक तीर से, उनके चुनाव चिन्ह भी तीर है, एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर बीजेपी से बगावत करें, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार गिराई जाए तो कम से कम 12 और 5 17 सांसदों का उनके पास समर्थन है। 241 बीजेपी के पास अपना है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के 16 हैं और बाकी 17 जो हैं वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सांसद हैं। मतलब अगर 17 सांसदों का समर्थन वापस हो जाए तो ये सरकार गिर जाएगी। ये बात नीतीश कुमार को पता है और इसलिए जिस चिराग पासवान से उनका 36 का आंकड़ा था, सोचिए विधानसभा चुनाव में, जबकि नीतीश बीजेपी के साथ थे,
उस चिराग पासवान से नीतीश कुमार की नज़दीकी है। मतलब नीतीश कुमार अपना रोड मैप देख रहे हैं। एक बात तो और तय है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था। ममता बनर्जी का जिस तरह से बयान आ रहा है, इससे लगता है कि दरअसल बीजेपी की असली विक्टिम ममता बनर्जी हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहता हूं। सोचिए, अगर नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया जाता तो आज बीजेपी सत्ता में न होती, केंद्र में सत्ता इंडिया गठबंधन की होती। तो अब ये तय है कि चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, वक्फ बोर्ड बिल पर ये लोग तैयार नहीं हैं और ये लोग मुस्लिम विरोधी अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है, अभी भी 20%, 15 से 20%। तो इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है और इसलिए ये लोग एक सहमति की तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो वक्फ बोर्ड बिल संसदीय समिति के पास है। वही नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती है और उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी अगर वो इस बिल को लाए भी तो। इसलिए सोचिए, पार्लियामेंट सेशन में कहीं से भी सरकार के नुमाइंदे की तरफ से इस बात की कोई खबर नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे भी या नहीं लाएंगे। वही दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर है कि अब लगभग विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा कस दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 40 दिन तक रखना था आंकड़े, उसको पहले ही डिलीट कर दिया। आज ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विधायकों ने शपथ नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कहीं भी खुशी का माहौल नहीं है, सब जगह लोग गमगीन है। इसका मतलब, और सोचिए, इस बात को बल मिल रहा है क्योंकि वहाँ लोग बैलेट पेपर से मॉक वोटिंग करवाना चाहते थे, उसको भी चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने वहाँ रोक दिया है। तो ये बात तो तय है कि अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बीजेपी पर हमला करने में मदद मिलेगी क्योंकि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है और वो इसीलिए थोड़ा सा छुप जाते थे, दब जाते थे। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं अखिलेश यादव और मायावती ने भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। मायावती जी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा है कि सरकार कड़ा कदम उठाए और खासकर वहाँ जो गरीब तबका है, खासकर जो जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था और बंटवारा हुआ तो जिनके पास ज़मीन जायदाद था वो इधर से उधर हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा फंसे रह गए यहाँ के जिनको शूद्र और अछूत कहा गया था मनुस्मृति में, जिनके साथ जातिवाद हुआ, जो आज भारत के हिसाब से देखे तो SC ST OBC हैं। यही लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू के रूप में हैं और सरकार बिल्कुल इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। ये भी बात जगजाहिर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन इनको कौन रोक रहा है? पाकिस्तान से तमाम जो गरीब हिंदू हैं, जो दरअसल दलित SC ST OBC हैं, उनको लाएं, यहाँ नागरिकता दे। मायावती जी ने ये बड़ी मांग की है कि आप बांग्लादेश से लाइए और यहाँ लोगों को बसाइए, पाकिस्तान से लाइए, यहाँ लोगों को बसाइए, उनको नागरिकता दीजिए। उस समय बाबा साहब ने भी इसी तरह की चिट्ठियाँ लिखी थी नेहरू को, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि नेहरू कम से कम जो गरीब वहाँ रह गए हैं, जो खासकर ज़्यादातर जो SC ST OBC के लोग हैं भारत के हिसाब से, जो वहाँ हिंदू बने हुए हैं, उनको भारत में लाने की और नागरिकता देने की बात की जाए। तो ये बड़ा सवाल BSP सुप्रीमो मायावती ने उठाया है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। आपने सुना होगा आजकल किस तरह से जो एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी बोला था, साइबर अरेस्ट। मतलब आपको एक फ़ोन आएगा, वहाँ से एक वर्चुअल थाना दिखाया जाएगा। आजकल एडिटिंग से कोई भी थाना बन सकता है, कोई भी पुलिस के ड्रेस में आ सकता है। और उसके बाद सोचिए, बड़े बड़े लोगों से 8 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे की भी ठगी हुई है। ओसवाल ग्रुप के प्रमुख से ठगी हुई थी। अभी नोएडा में 2.5 करोड़ की ठगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कैसे हो रहा है? जब एक अकाउंट से पैसा जा रहा है, दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो क्या सरकार जो दूसरे अकाउंट होल्डर है उसको पता नहीं कर सकता है? और क्या KYC सिर्फ आम लोगों के लिए है बैंकों में? तो ये जो फ्रॉड है, ये जो अकाउंट का फ्रॉड है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं कोई बड़ी मिली भगत तो नहीं है? वहीं सोचिए, गुजरात में 14 ED के नकली अधिकारी मिले और वहाँ 70,000 में डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है और 14 ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो फर्जी डिग्री पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इससे तो साफ होता है कि गुजरात में ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो फर्जी टोल टैक्स का हो,
चाहे फर्जी IAS पकड़े जाना हो या फर्जी ED के अधिकारी हो या फर्जी डॉक्टर हो। इसका मतलब है कि पूरा गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है कि गुजरात जो है वो पूरी तरह से फ्रॉड, टेरर लिंक और ड्रग्स का बड़ा अड्डा बन गया है। और ये सब कुछ इसलिए सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी वहाँ लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री वहाँ से हैं, मुख्यमंत्री वहाँ नरेंद्र मोदी वहाँ से हैं, प्रधानमंत्री वहाँ से हैं, सरकार बीजेपी के। ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल है कि जनता के इस सवालों को सरकार से सवाल पूछे कौन। तो वक्फ बोर्ड बिल पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है और अब बीजेपी बैकफुट पर है और लगता नहीं है कि विंटर सेशन में भी वक्फ बोर्ड बिल पास हो पाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। नीतीश कुमार के नेताओं ने बिहार विधानसभा में साफ साफ संकेत दिया है कि हम वक्फ बोर्ड बिल के पास नहीं हैं। वही नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जिससे नज़दीकी है, आपने देखा था हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में भी किस तरह से ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव की बातचीत हुई थी। तो क्या नीतीश कुमार कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं और कम से कम चिराग पासवान और नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे? चिराग पासवान अभी भूले नहीं है कि उनके चाचा को आगे करके कैसे उनको बड़ा झटका दिया गया था। तो नीतीश कुमार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। अभी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उन्होंने छोड़ी नहीं है और अगर चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश सरकार से हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।